नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बताते हैं आपको। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैठक में तेजस्वी के चेहरे पर नहीं बनी सहमति। महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें तेजस्वी के चेहरे पर सहमति नहीं बनी। महागठबंधन की बैठक में उलझी है बिहार। सीएम के चेहरे की गुत्थी। सीएम चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं बनी है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर गुरुवार को महागठबंधन में शामिल घटक दलों की पटना में बड़ी बैठक हुई। प्रदेश आरजेडी ऑफिस में 3 घंटे तक चली इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के अलावा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत लेफ्ट और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी शामिल हुए थे। बता दें कि बैठक के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि चुनाव में महागठबंधन मजबूती के साथ जनता के बीच आने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। तेजस्वी यादव को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है। भले ही तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान दे दी गई हो, लेकिन महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। दरअसल महागठबंधन के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव से महागठबंधन के चेहरे को लेकर सवाल होने लगा। तेजस्वी ने अपने ठीक पास बैठे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ इशारा करते हुए उन्हें जवाब देने को कहा। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने सवाल लेने से पहले कह दिया कि वह किसी सवाल को बार बार पूछे जाने पर एक ही जवाब देंगे। इसके बाद कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी है, लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा इसका खुलासा बिहार कांग्रेस प्रभारी ने नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार सवाल पूछे जाने पर भी कृष्णा अल्लावरू यही कहते रहे कि हमारे यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, कंफ्यूजन है तो एनडीए में है। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना ही कहा कि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, सारे पत्ते एक बार नहीं खोले जा सकते। हम अगली बार कोई और जानकारी एक साथ साझा करेंगे। तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयानों में जिस तरह से विरोधाभास दिखा, उसके बाद ये साफ तौर पर नजर आता है कि तेजस्वी के नेतृत्व पर फिलहाल बैठक में कोई भी सहमति नहीं बन पाई। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर एक तरफ जहां आरजेडी की हाँ दिखती रही, तो वही कांग्रेस की ना ने आरजेडी के समर्थकों को निराश किया है। और साथ ही अब देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान मिलने के बाद तेजस्वी आखिर किस मिजाज से चुनावी रण में उतरते हैं। बता दें आपको कि बिहार में तेजस्वी के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर क्षेत्रीय पार्टी का प्रेशर रहता है। भले ही कांग्रेस उसके प्रेशर को नहीं सहती, क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से लड़ती ही नहीं और लड़ना ही नहीं चाहती। क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से ही रहती। अभी जितने ईडी के हमले हुए, कितने घटक दल के लोग राहुल जी के सपोर्ट में आए, जरा बताइए, क्या राजद आई? तो क्या आपको इससे मानसिकता नहीं लगता? गठबंधन धर्म में है। कांग्रेस में राहुल गांधी आज सर्वोच्च और सर्वव्यापी लीडर हैं, और जब किसी गठबंधन पर हमला हो और तब जब क्षेत्रीय पार्टी खड़ा ना हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी की नीयत बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता है। तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि बैठक में क्या बात हुई, क्योंकि कंफ्यूजन लगातार अभी बनी हुई है। भले ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा हो कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्या कुछ रहा इस बैठक में, ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दानिश, जानना चाहेंगे आपसे, बैठक में क्या बात हुई? जी देखिए, बैठक में तो लगभग सब कुछ क्लियर हो गया। महागठबंधन जैसा हमारे सोर्स बता रहे हैं
के अंदर में जो बैठक हुई उसमें सीट को लेकर भी कुछ बातें हुई है, मगर क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा। मगर सीएम फेज को लेकर जो है ये क्लियर हो गया है कि सीएम फेज जो है तेजस्वी यादव ही रहेंगे। और साथ ही साथ एक पशुपति पारस को लेकर भी जो अटकलें लगी हुई थी, तो उसको लेके भी जो अंदर से हमारे सोर्स बताते हैं कि पशुपति पारस को भी महागठबंधन में शामिल किया जाएगा। मगर कितने सीट मिलेगी, क्या मिलेगी, वो जितने भी अगले महीने जो औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? जब आप कह रहे हैं कि अंदर खाने तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो औपचारिक ऐलान क्यों नहीं? देखिए सब कल भी जैसे कांग्रेस प्रभारी जो कृष्णा अलवार है, उन्होंने सीधा ही कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के को लीड करेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि जो अभी जैसे जो कमेटी बनी है उसके भी जो अध्यक्ष है वो तेजस्वी यादव को ही बनाया गया। जितने भी प्रचार से लेके जितने भी जगह पर जो भी संवाद कार्यक्रम रखे जाएंगे उसको किस तरह से प्लानिंग के तहत किया जाएगा, वो भी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी गई है। यह है कि इस सवाल को लेकर पत्रकार ने जब तेजस्वी यादव से भी सवाल किया था तो उन्होंने भी साफ जवाब नहीं दिया। मगर ये अंदर से माना जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव क्यों सीएम पे सीट को मानने के लिए तैयार। लेफ्ट के जो प्रभारी थे जितने भी आए थे उन्होंने साफ कहा था कि 2020 में भी हमने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी जो है कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मतलब कोई नया ये हो। सीटों पर क्या बातचीत हुई? सीटों पर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी 100 सीटों की डिमांड कर रही है। जी, कांग्रेस इस बार चाह रही कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और साथ ही साथ पप्पू यादव ने जैसे सीमांचल को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर जो दिया था। मगर जो है कि अब इन सीटों के लेकर ये नहीं, जो अगले महीने जो जितने भी जिला अध्यक्ष है उनकी एक मीटिंग होने वाली है महागठबंधन की, उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन से जिला में किस कैंडिडेट या किस पार्टी की कितनी भूमिका है, उस हिसाब से वो सीट पर आगे निर्णय लेंगे। शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर भी बिहार से आ रही है। बता दें आपको कि बिहार चुनाव में आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है। सीएम नीतीश आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि नीतीश जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नीतीश सरकार महिलाओं की समस्या को समझने का प्रयास करेगी। पूरे बिहार में 2 महीनों तक चलेगा जागरूकता अभियान। 70,000 जगहों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा पूरी कर ली है। अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को साधने के प्रयास में निकलने वाली है। बता दें आपको, नीतीश सरकार ने आज से बिहार में तमाम गाँव में महिला संवाद का आयोजन करने की यहाँ पर बात की है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार महिलाओं की समस्या को समझने का प्रयास करेगी। और ये महिला संवाद कार्यक्रम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित की जाएगी। इसके तहत जीविका से रोज प्रदेश के 1200 गाँव में महिला संवाद होगा। 600 डिजिटल जागरूकता रथ से बिहार सरकार की ओर से महिला छात्राओं और युवतियों के लिए किए गए कार्यों को बताया जाएगा। ये कार्यक्रम अगले 2 महीने तक चलने वाला है। इसे 2 शिफ्ट में सुबह 9 से 11 किया जाएगा और जो दूसरी शिफ्ट होगी वो दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक की होगी। इस दौरान महिलाओं से गांव और टोलों की समस्याएं जानी जाएगी। विकास को लेकर उनकी राय नोट की जाएगी। समस्याओं और विचारों को मुख्यालय में भेजा जाएगा और मुख्यालय इस पर विचार करते हुए समाधान की योजना बनाएगा। और मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मोहम्मद दानिश, जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को साधने की कोशिशों में अब नीतीश कुमार लग गए हैं। जी देखिए सर, आज जो है नीतीश कुमार जो है महिला संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही इसी में जो है वो 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान के तहत पहले ही दिन जो है 600 जगह पर संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया।
इसमें ये आयोजन 7 दिन तक चलने वाले हैं और इसमें इस दौरान 60,000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से 600 गाड़ी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिला को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और इसका जो लगभग ये आंकड़ा माना जा रहा है कि जो महिलाओं के पास जो है लगभग 2 करोड़ महिलाओं तक अपना लक्ष्य को पहुंचाने के लिए रखा गया है। खासकर इस जो चुनाव में देखा जाता है कि महिलाओं जो है पुरुष से कहीं बढ़कर जो है वोट करती है और खासकर कहीं न कहीं शराबबंदी हो या कुछ ऐसे जो नीतीश कुमार की योजना है, दहेज जीविका कार्यक्रम हो, कन्या उत्थान योजना हो, ये सब में देखा गया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर खासकर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो इसी के तहत जो है वो चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो है इस योजना को आज जो है हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे गाड़ी को। शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बंगाल से आ रही है। बता दें आपको कि बंगाल के गवर्नर का मुर्शिदाबाद का दौरा, शरणार्थी शिविरों में और दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये 2 दिवसीय दौरा होगा। राज्यपाल मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस आज से मालदा और मुर्शिदाबाद की शरणार्थी शिविरों और दंगा प्रभावित क्षेत्रों के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय से कहा कि मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वह अभी मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें। ममता ने कहा कि मैं राज्यपाल और कुछ दिन प्रतीक्षा करने की अपील राज्यपाल से करूंगी क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया हुआ है ताकि राजनीतिक रूप से अपने को बड़ा साबित करने की होड़ यहाँ पर ना मच पाए। बता दें आपको, हालांकि राज्यपाल ने कोलकाता के मुर्शिदाबाद हिंसा के कुछ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद कहा कि मैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद का दौरा करूंगा। मैं खुद जमीनी स्थिति को देखने के लिए क्षेत्र में जाऊंगा। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। वहां लोगों ने BSF शिविर की मांग की है। उधर हिंसा पर बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें ममता सरकार ने दावा किया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण है और ऐसे में जस्टिस सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की बेंच ने हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। राजीव शर्मा और इनपुट हेड इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस दौरे को रद्द कर दिया जाए, लेकिन 2 दिवसीय दौरा अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल जाएंगे और खुद हालात का जायजा लेंगे। नेहा, राज्यपाल मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं और मुर्शिदाबाद से निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा है कि उनकी पहली जिम्मेदारी माफ कीजिएगा संविधान की रक्षा करने की है, दूसरा स्टेट के कल्याण की है। तो वो दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। वो निकल चुके हैं, कुछ देर बाद मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे। मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद वो धुलियान भी जाएंगे जहां हिंसा हुई थी और मालदा भी जाएंगे जहां शरणार्थी कैंप बने हुए हैं। और चूंकि ये जितने भी शरणार्थी कैंप हैं इनमें सब हिंदू हैं, ये सारे पीड़ित हैं जो मुर्शिदाबाद हिंसा के हैं। तो इसको लेकर के ममता सरकार पर बड़े सवाल लग रहे हैं और ममता ये चाहती थी कि जब तक स्थितियां नॉर्मल ना हो जाएं और वो कुछ ऐसा वहां कर दें ताकि जो पीड़ित हैं वो राज्यपाल के सामने अपना खुल करके बयान ना दे सके, ऐसा शायद कोई ऐसा समझा जा रहा था, इसलिए वो उनको रोकना चाहती थी संभवतः। लेकिन राज्यपाल को मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी सौंपनी है, इसलिए वो दोनों जगह जाएंगे और उसके बाद आकर के अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी के साथ आज NHRC और NCW का भी एक शिष्टमंडल अलग अलग मुर्शिदाबाद और धुलियान जाएगा और वहां दंगा पीड़ितों की और जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं हिंदू, उनसे बातचीत करके रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर कल रवाना होंगे। गुरुवार को केंद्र सरकार ने इस बाबत स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये दौरा राज्य में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले दिल्ली जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और अफसरों का दल 19 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से स्पेन के लिए उड़ान भरेगा। समिति 27 अप्रैल तक वापस स्वदेश लौट आएगी। बता दें कि दोनों देशों के दौरे में क्रम में दल राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहित खनन, हरित औद्योगिक इकाइयों, इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत खाद्य प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों के संग बैठक करेंगे। इस क्रम में प्रतिनिधिमंडल इन देशों में चल रही महिला सशक्तिकरण, जेंडर बजट, महिला उद्यमिता, लिंग समानता, महिला स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जानकारी प्राप्त करेगा। बता दें आपको कि दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर कल रवाना होंगे। अजय सिंह, ब्यूरो हेड, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मुख्य एजेंडा होगा स्वीडन और स्पेन के दौरे का, क्या जानकारी है आपके पास? अजय देखिए नेहा, वो जो है आज हेमंत सोरेन जो है एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 2 देशों की यात्रा कर रहे हैं। स्पेन और स्वीडन जाएंगे। उनके साथ जो है नगर विकास मंत्री और सुदीप कुमार होंगे। कल्पना सोरेन जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं और कांडे से विधायक हैं, वो भी उनके साथ होंगे। सीएस होंगे और जो चीफ सेक्रेटरी होंगे और कई जो है इनके जो प्रधान सचिव हैं अविनाश कुमार होंगे, उनके साथ होंगे। और ये जो है तमाम ऐसी ये जो है जो इनका कैबिनेट जिनसे की सरोकार रहेगा, क्योंकि इन दोनों देशों में जाकर वो जो है औद्योगिक नीति अपनी रखेंगे और वहां जाने के बाद जो है वहां के अधिकारियों और मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर यहाँ के झारखंड में निवेश को लेकर उनको आमंत्रण करने के लिए वो उनका ऐसा सोच है। इसी चलते वो जो है 11 सदस्यीय टीम के साथ जा रहे हैं। क्योंकि देखने वाली बात तो ये है कि जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का विकास, समुचित विकास कैसे इसमें हम धरातल पर है, क्योंकि इनका ग्राफ खड़ा है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है बाहरी निवेशक आए जो इनके, क्योंकि झारखंड जो साधन संपन्न है इतनी है, यहाँ पर मिनरल्स अधिक है, कारखाने अधिक है, पावर प्लांट अधिक है, तो ये उनका मानना है कि जो है जितने इसी कड़ी में जो है तो कुछ दिन पहले की बात जो है तो देश के जाने माने उद्योगपति जो हैं अडानी, वो भी झारखंड के दौरा कर चुके हैं और ये जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं यानी जो उन्नत देश है वो हमारे देश में हमारे राज्य में आकर जो है तो निवेश करें और जिससे लोगों को जो है ये बन सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार में लगी आग। बता दें आपको कि कार धू धू कर जलने लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी जिले के राम वन गमन मार्ग पर चलती स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई। थोड़ी ही देर में धू धू कर जलने लगी ये कार और आग देखकर कार सवार युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के रोही बाईपास रेलवे ओवरब्रिज की बताई जा रही है, जहां मंझनपुर से प्रयागराज जा रही कार में अचानक आग लग गई। कार में आग देखकर कार सवार 2 लोग कार से कूद गए और अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना पर कोखराज थाना की भरवारी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना के बावजूद अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई थी। बता दें आपको कि जिसके कारण जो आग है, जो कार में आग लगी है, उसे बुझाया नहीं जा सका। इस दौरान हाईवे पर भीषण जाम भी लगा और प्रयागराज निवासी आलोक मिश्रा ने बताया कि वे मंझनपुर किसी काम से गए हुए थे और वह वापस प्रयागराज आ रहे थे। जैसे ही वे रोही बाईपास रेलवे ओवरब्रिज के पास पहुंचे, कार में अचानक आग लग गई।
कार में आग देखकर वह और उनके भांजे ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई और कार धू धू कर वहीं पर जलने लगी और राख हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।